हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक मेवाड़ा। वेलकम टू आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो क्लास 12 की जो ये बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है मानव भूगोल, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने मानव भूगोल की विचारधाराएँ पढ़ ली थी, जिसमें से एक विचारधाराओं के बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने मानव भूगोल क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है, मानव भूगोल को किन किन जोग्राफर ने परिभाषित किया है, डिफ़ाइन किया है, उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। सम आइडियोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आइडियोलॉजी हुई, ये आइडियोलॉजी कैसे बनी, किस प्रकार से बनी, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से एक बार अगेन आपको दोहरा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सम आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, कैसे ये विचारधाराएँ बनी। स्टार्टिंग में देखिए, मानव भूगोल की जो विचारधाराओं यानी आइडियोलॉजी से हमारा जो अभिप्राय है, मीन्स है अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से, मतलब उनके दृष्टिकोण से है कि उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को यानी मानव भूगोल को किस नज़रिए से देखा। साधारण शब्दों में कहे तो आज तक मानव भूगोल के अनेक वैज्ञानिक हुए, मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके कई साइंटिस्ट हुए। उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से पृथ्वी और मानव के संबंधों को देखा, उन्हीं से क्या बनी, भौगोलिक विचारधाराएं बनी। और मानव भूगोल की इस प्रकार से 3 विचारधाराएं निर्मित हुई। अलग अलग ज्योग्राफर ने जिस जिस नज़रिए से देखा, उस प्रकार से मानव भूगोल की मुख्यतः 3 विचारधाराएं बनी। देखिए, मानव भूगोल की ये 3 विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। पहली जो विचारधारा है हमारी है वह नीतिवाद। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसको कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरी विचारधारा जो बनी हमारी वह थी संभववाद। इसको संभावनावाद भी बोला जाता है, इंग्लिश में हम इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। तीसरी विचारधाराएँ हमारी हैं नवनिश्चयवाद, यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। तो ये इस प्रकार से मानव भूगोल की मुख्यतः 3 विचारधाराएँ, 3 आइडियोलॉजी हैं। पहली है नीतिवाद, जिसे निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। दूसरी है हमारी संभववाद, ये संभावनावाद, जिसे इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म बोलते हैं हम, ठीक है। तीसरी है नवनिश्चयवाद, जिसे हम न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। आइए अब हम इन सभी विचारधाराओं के बारे में धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहली है हमारी विचारधाराएँ जो आइडियोलॉजी है वह है निश्चयवाद या नीतिवाद। देखिए, यह जो विचारधारा है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। मतलब सबसे पहले जो विचारधाराएं बने, आइडियोलॉजी बनी थी, वो सबसे स्टार्ट में जो बनी थी वह निश्चयवाद या नीतिवाद, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म थी। इसके अंतर्गत जो बताया गया था उस मानव का जिक्र किया जाता है जो आदिम था, मतलब जिसने किसी प्रकार के आईटी को डेवलप नहीं किया था, उसका कोई विकास नहीं हुआ था, और पृथ्वी से जो अर्थ से वो क्या करता रहता था, डर कर रहता था। मतलब सब पृथ्वी को, अर्थ को ही सब कुछ मानता था। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था, मतलब पृथ्वी ने के अनुसार ढल जाना इस नीतिवाद या निश्चयवाद में हुआ। मतलब मनुष्य ने खुद को पृथ्वी के यानी प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। सीधी सी बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था मानव का, तो वह किसी प्रकार से अर्थ को क्या प्रभावित अफेक्ट नहीं कर सकता था। इस विचारधारा की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए उन पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इस विचारधारा जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, नीतिवाद है, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, उसमें प्रौद्योगिकी का स्तर मानव का क्या था, वेरी लो था। वेरी लो यानी निम्न था लगभग। प्रौद्योगिकी का स्तर यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं होती। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था, मानव का विकास ना के बराबर था। और मानव प्रकृति की क्या करता था, सुनता था, उसकी पूजा करता था, वर्शिप करता था, उससे डर कर रहता था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, मतलब जो प्रकृति चाहती थी वही होता था, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल मानव नहीं कर सकता था। वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, मतलब पृथ्वी को, अर्थ को किसी भी प्रकार का इफेक्ट मानव से नहीं हो पाता था।
इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी, मतलब जो हमारी अर्थ थी या प्रकृति थी वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, और मानव अपने अनुसार मानव को अपने अनुसार क्या करती थी, चलाती थी। मतलब जो पृथ्वी चाहती थी, प्रकृति चाहती थी, वैसा होता था। ये इसकी विचारधारा विशेषताएं थी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उदाहरण के लिए जैसे पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश ना होने पर वह सिंचाई एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई के लिए कृषि के लिए साधन न ढूंढकर पृथ्वी की पूजा करने और उस खुश करने में लग जाता था ताकि बारिश हो सके, वह अच्छे से खेती कर सके। मतलब वह प्रकृति की पूजा करता था, पुराना मानव था, है ना। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सीधी सी बात है। तो इस पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करें तो इसमें अगर हम एक तराजू ले तो उसमें किसका जो अर्थ है या पृथ्वी है या नेचर है ना, उसका पलड़ा भारी था, और मानव क्या था, ह्यूमन जो था वह नी के बराबर उसमें डेवलपमेंट था। तो ये इस प्रकार से इस पिक्चर्स को आप सब ध्यान रखें तो आपको ध्यान रहेगा कि इसमें प्रकृति क्या थी, प्रबल थी, अर्थ जो थी प्रबल थी, और ह्यूमन का डेवलपमेंट ना के बराबर था। अब इसको एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है निश्चयवाद को। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। इसको बोला जाता है मानव का प्रकृतिकरण, है ना। इसको क्या बोला जाता है, मानव का प्रकृतिकरण, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब इसमें प्रकृति ज़्यादा प्रभावित करती थी मानव को, मतलब प्रकृति प्रबल थी, इसलिए इसका प्रकृति की ही चलती थी, और मानव ना के बराबर था, इसलिए प्रकृतिकरण किसका हुआ था, मानव का। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अगर आपको आता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का अन्य नाम क्या है या कौन सी विचारधाराएँ थी ये, तो इसमें मानव का प्रकृतिकरण है। यह किस विचारधारा से संबंधित है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद से रिलेट करता है, संबंधित है। देखिए निश्चयवाद जो है ये, इसकी स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। ये हमने अभी देखा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद को ही क्या बोला जाता है, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा। मतलब जो अर्थ चाहती थी, पृथ्वी चाहती थी, नेचर चाहता था, उसके अनुसार मानव ढलता गया। इसीलिए बोला गया कि मानव का क्या हुआ है, प्रकृतिकरण। मतलब मानव जो है वह पर्यावरण में मिल गया था। ठीक है, उसके अनुसार चलता था। मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। ह्यूमन जो था वो उस पर अर्थ का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इसके समर्थक देख लीजिए, रेटजेल, जो जर्मनी के रेटजेल है ना, और हम्बोल्ट है ना। इन्हें इस पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। रेटजेल का याद रखिएगा, और हम्बोल्ट और रेटजेल, ये दोनों ज्योग्राफर जो है या पर्यावरणीय निश्चयवाद को सपोर्ट करते हैं। यानी वो कहते हैं कि मानव जो है प्रकृति के अनुसार चलेगा, यानी प्रकृति प्रबल है और मानव कुछ भी नहीं है। अब दूसरे डिटर्मिनिज्म की बात कर लेते हैं हम। दूसरा जो हमारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसका नाम है संभावनावाद, या जिसे हम संभववाद या पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं। दूसरी विचारधारा हमारी कौन सी है, संभववाद या जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं। इस विचारधारा के समर्थक कौन है, विडाल डिला ब्लास है। विडाल डिला ब्लास जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, विडाल डिला ब्लास ने किसके समर्थक है, संभावनावाद के समर्थक है। संभववाद या संभावनावाद या जिसे पॉसिबिलिज्म हम कहते हैं, यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति है। हमने पहले ही पढ़ा है कि सबसे प्रारंभिक जो विचारधारा थी वो पर्यावरणीय निश्चयवाद थी या नीतिवाद थी, जिसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। उसके बाद में जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी आई है, उस विचारधारा का नाम है संभववाद या संभावनावाद, जिसे हम पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। यह किसके बाद की स्थिति है, निश्चयवाद के बाद की स्थिति का वर्णन करती है। जब मनुष्य का विकास हुआ, मतलब मनुष्य ने धीरे धीरे क्या कर दिया, आदिम से वह डेवलप हुआ, मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के जो नियम है उनको समझने लगा, और प्रकृति के नियम को समझकर क्या करने लगा, प्रकृति के नियम को समझकर, प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मतलब वह जो है प्रकृति को यानी अर्थ पर अपनी एक्टिविटी करने लगा, क्योंकि उसने डेवलपमेंट कर लिया था।
तो मनुष्य ने प्रकृति को क्या करने लगा, प्रभावित करना शुरू किया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू किया। मतलब अब मानव जो है प्रकृति को ढाल रहा है। पहले क्या थी, प्रकृति मानव को ढाल रही थी नीतिवाद में, है ना। अब मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा, इस अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा और पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सभी संसाधनों का प्रयोग करना सीख लिया उसने, उसका डेवलपमेंट हुआ। उदाहरण के लिए मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया, जो कि पहले नीतिवाद में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो इसे ही क्या बोला गया स्टूडेंट, संभववाद को ही प्रकृति का मानवीकरण बोला जाता है। अब देखिए, पहले मानव का प्रकृतिकरण हुआ था, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हुआ था। अब यह देखिए संभववाद को क्या बोल सकते हैं, संभववाद का अदर नाम याद रखना, संभववाद को हम प्रकृति का क्या बोल सकते हैं, मानवीकरण बोल सकते हैं, यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखिए संभववाद का अदर नेम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, तो आपने संभववाद जो आइडियोलॉजी पढ़ी है उसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है, राइट करना। प्रकृति का मानवीकरण उसी स्थिति को कहा जाता है जब मनुष्य प्रकृति के नियम को समझकर प्रकृति को क्या करने लगा, प्रभावित करने लगा। नीतिवाद विचारधारा में यह मनुष्य जो था, नीतिवादी जो थी हमारी डिटर्मिनिज्म था, नीतिवादी विचारधारा में जहाँ मनुष्य पृथ्वी से डरकर रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसे ही प्रकृति का क्या कहा जाता है, प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है, यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो हमने संभववाद को समझ लिया। अब आइए तीसरी विचारधारा जो है हमारी, वह आती नवनिश्चयवाद। देखिए नवनिश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म। नवनिश्चयवाद को इंग्लिश में न्यू डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। न्यू डिटर्मिनिज्म यह क्या है, यह निश्चयवाद, जो हमने निश्चयवाद पहली विचारधारा पढ़ी थी, जो आइडियोलॉजी पढ़ी थी, और जो अभी हमने संभववाद पढ़ा, उन दोनों के बीच का रास्ता है। मतलब ना तो ये मानव को सपोर्ट करती है या विचारधारा आइडियोलॉजी, और ना ही नेचर को सपोर्ट करती है, ना ही प्रकृति को सपोर्ट करती है। इसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन से पूछा जाता है, यहाँ से रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, किसे कहा जाता है, न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नवनिश्चयवाद को कहा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके अनुसार क्या है, मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है। देखिए सीधी सी बात कह रहा है न्यू डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर है इसके समर्थक, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए इसके अनुसार जो मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने के अनुसार बना सकता है। मतलब यह दोनों के बीच का रास्ता है, ना तो प्रकृति प्रबल है ना ही मानव प्रबल है। यह बीच का रास्ता है कि सब मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझकर ही अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये डिटर्मिनिज्म यह कहता है। यह विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्रकृति को मनुष्य से ऊपर दिखाती है और न ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति से ऊपर दिखाती है। यह इन दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है। तो आ सकता है आपको क्वेश्चंस कि नीतिवाद और संभववाद के बीच का रास्ता किस डिटर्मिनिज्म में बताया गया है, तो वह है नवनिश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म में बताया गया है। अब देखिए ग्रिफिथ टेलर इसके समर्थक थे। इसके अनुसार लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, जो ग्रिफिथ टेलर है, ग्रिफिथ टेलर इसके समर्थक है ना, ग्रिफिथ टेलर इसके समर्थक है। देखिए सभी के समर्थक याद होने चाहिए, कौन ने किस ज्योग्राफर ने किसको सपोर्ट किया है। तो नवनिश्चयवाद जो न्यू डिटर्मिनिज्म है उसके समर्थक ग्रिफिथ टेलर है। आइए उसके बाद में हमने जो प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद को समझा था, उसके समर्थक हमने पढ़े हैं कि पॉल विडाल डिला ब्लास, जो कि फ्रांस के हैं। पॉल विडाल डिला ब्लास को संभववाद के समर्थक माना जाता है। और हमने सबसे पहले जिस डिटर्मिनिज्म की बात की थी बेटा, देखिए निश्चयवाद या नीतिवाद इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसके समर्थक रेडजल और कौन थे, हम्बोल्ट थे। यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके समर्थक कौन थे, हम्बोल्ट और रेडजल जो थे इसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, इस विचारधारा। तो हमने 3 विचारधाराएं पढ़ी आज की क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स,
पहली थी हमारी नीतिवाद, जिसे हम क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस विचारधारा का डायग्राम इस प्रकार से बना लिया आप कॉपी में कि इसमें जो थी नेचर जो थी, अर्थ थी, वह प्रबल थी और मानव का पलड़ा भारी नहीं था, मतलब ह्यूमन का डेवलपमेंट ना के बराबर था। संभववाद की विचारधारा में क्या बताया गया कि संभववाद की जो विचारधारा है वो इस प्रकार से थी, इसमें ह्यूमन का पलड़ा भारी था, मतलब मानव का विकास हो चुका था, और जो था अर्थ है, हमारी अर्थ है या पृथ्वी है, उसको प्रभावित करने लग गया था। कौन? मानव। ठीक है, नेचर्स को प्रभावित करने लग गया था, अर्थ को प्रभावित करने लग गया था। इस प्रकार से ये विचारधारा हमारी बनी। तो दो डायग्राम हुए, और नवनिश्चयवाद दोनों को इक्वल मानती है, ना तो न्यू डिटर्मिनिज्म में दोनों ही क्या है, इक्वल है, यानी दोनों बराबर है। ह्यूमन और नेचर दोनों एक दूसरे को, ये बीच का रास्ता है, मतलब जब प्रकृति आपको रास्ता देगी तब उसके अनुसार आप आगे बढ़ना। यानी इन्होंने ये नवनिश्चयवाद ने बताया कि जिस प्रकार से आप किसी सिग्नल पर जाते हो तो आपको 3 बत्तियां ट्रैफिक लाइन में दिखाई देती है, तो एक जो ग्रीन बत्तियां होती हैं, ग्रीन लाइट जो होती है वो आपको चलने के लिए बोलती है, रेड लाइट आपको स्टॉप करने के लिए बोलती है, और येलो लाइट जो होती है यानी पीली बत्ती जो होती है आपको क्या करती है, शीघ्र मतलब तैयार होने के लिए बोलती है। इस प्रकार से आपको नवनिश्चयवाद में भी यही बताया गया कि आपको जब प्रकृति रास्ता दे तब आप आगे बढ़ना ह्यूमन को, इसलिए इस प्रकार से बताया। तो ये तीनों विचारधाराएं हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आप मानव भूगोल के इस चैप्टर्स का जो पार्ट 2 है कैसा लगा आप व्यू करके लिखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। गुड बाय।